नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम 2022 मेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें किन बातों का लास्ट में ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मेंस 2022, ठीक है। पहले तो कि अब इसमें समय बचा नहीं, ठीक है। अब मेरे अनुसार आप लोगों को पेपर फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, या इसको जो अंतिम रूप हमको देना है वो हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप कहीं भी जाकर 3 घंटे का या 1.5 घंटे का टेस्ट दें। क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। और जैसे हम अगर ये देते हैं, जैसे ये टेस्ट देने जाते हैं या देते हैं, तो लगभग हमारा पूरा दिन उसमें या काफ़ी घंटे खराब हो जाते हैं। तो आपने, जैसे मैं अगर मेरे यहाँ की बात करूँ तो बच्चों ने लगभग 4-5 टेस्ट दे दिए हैं, और पेपर 4th तक तो या 3rd तक तो कई बच्चों ने FLTs लिखे हैं। तो ये पर्याप्त रिदम में आने के लिए। तो अब आप टेस्ट में समय ना खराब करें। दूसरी बात, पहली बात कि आप फर्स्ट पेपर का रिवीजन स्टार्ट कर दें। दूसरा कि अब आप ये टेस्ट में समय थोड़ा सा खराब ना करें। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक तय समय में, जैसे टाइमर लगाकर रूम पे या लाइब्रेरी में जहां भी आप पढ़ते हैं वहां लिखने का अभ्यास जरूर करते रहें। राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब जैसे कुछ भी सवाल लिए और हमने टाइम बाउंड मैनर में लिखा, ताकि एक फ्लो एग्जाम हॉल तक बना रहे। एक दिन पहले तक हमने लिखा, जैसे अगर हम अभी से एकदम लिखना छोड़ देंगे तो 4-5 दिन में हमारा प्रैक्टिस थोड़ा सा एक इनर्शिया आ जाता है, जो इनिशियली हमारे पेपर को खराब कर देता है। जैसे फर्स्ट पेपर है, अगर हमने बहुत दिनों से नहीं लिखा तो 10-15 मिनट उस रिदम आने में लग जाते हैं, और कईयों को ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे पेपर पर पड़ता है, ठीक है। तो आप मेरा सिंपल ये कहना है कि आप 15 मिनट से आधा घंटा तक तय समय में लिखने का अभ्यास करते रहें रूम पर ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट, आप फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर दें। आपके अकॉर्डिंग है, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे अनुसार हमको अब कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टेस्ट देने जाने में उसमें समय आप खराब ना करें। तीसरा कि आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करते रहें, घर पर प्रैक्टिस को नजरअंदाज ना करें, ठीक है। अगला, अब फीडबैक लेना बंद करें, ठीक है। जैसे कई बच्चे आते हैं, रोज कॉपी दिखाते हैं कि सर कैसा है, क्या है ना। अब फीडबैक लेने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जो अपनी चीज़ें हैं उन पर विश्वास रखें, जो हमने मेहनत की है उस पर विश्वास रखें, ठीक है। जो खुद को थोड़ा बहुत लगता है कि ये सुधार किया जा सकता है, जैसे मैंने जो भी कॉपीज देखी हैं उसमें 3 मार्कर में आप निश्चित रूप से पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट में लिखने का प्रयास करें, और 1 लाइनर पॉइंट हो। ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता देता हूं, ठीक है, कि 3 लाइन का फॉर्मेट, आप 3 पॉइंट का फॉर्मेट बनाने का प्रयास करें जिस प्रश्न में संभावना है उसमें, ठीक है। 5 मार्कर में आप 1 लाइन का इंट्रो, उसमें फैक्ट आना चाहिए। 1 या 2 लाइन तक जा सकता है, क्योंकि यहां हम बोल देते हैं कि आप 1 लाइन में लिखने का प्रयास करें लेकिन कई बार 1 लाइन में नहीं आ पाता है, तो 1 या 2 लाइन में फिर आप वो जो पूछा है उसकी हेडिंग बनाएं, और बाकायदा 5 या 6 पॉइंट मिनिमम लिखें। मैं लास्ट टाइम का आपको बता रहा हूं कि लास्ट टाइम में आप इस फॉर्मेट का पालन करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये कोई कंक्लूजन नहीं। 11 मार्कर में
3 लाइन का इंट्रो जिसमें भी फैक्ट होने चाहिए, फिर जो पार्ट पूछा है वो और उसके सब पॉइंट, फिर कोई जो दूसरा पार्ट पूछा है वो और उसके सब पॉइंट, और अगर कोई और पार्ट पूछा हो तो वो लिखो, नहीं तो फिर लास्ट में 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिखो। ठीक है, 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिखो। ये आपको फॉर्मेट लास्ट टाइम में हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो जिन्होंने इस फॉर्मेट का पालन नहीं किया है वो इस फॉर्मेट का पालन कर सकते हैं। ये सबसे जो मैंने कॉपियां देखी या जितनी भी मैंने रिव्यू की हैं उनमें सबसे आसानी से एग्जामिनर इसको पढ़ सकता है, इसलिए ये सूटेबल है। दूसरी बात, इसमें हम कई सारे डायमेंशन दे सकते हैं, एक ही पॉइंट पर बहुत लंबा खींचने की बजाय हम बहुत सारे डायमेंशन दे सकते हैं। अगला कि अगर कोई सवाल नहीं बने, जैसे पेपर 3 है ना, पेपर 3 में इस तरह का होता है कि अगर कोई प्रश्न नहीं बने तो बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको 0% अंदाजा लग रहा है, 0% कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप उसे छोड़ें, आप उसको अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर पहले अगर हम छोड़ देंगे तो कॉपी का इंप्रेशन खराब जाता है, सब चीजें, वो आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अब ये फिक्स फॉर्मेट की कॉपी है। वो उस समय था जब हमारे हाथ में होता था सवालों का चयन, कॉपी पूरी खाली रहती थी और हम तय करते थे कि हम पहले किस प्रश्न को करें, तब वो वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि पहले इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर फर्स्ट पेपर में पहले 5 3 मार्कर बहुत टफ आ गए तो सभी के खाली रहेंगे, लगभग सभी के वो खाली रहेंगे, तो आप उस इंप्रेशन पर न जाएं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें। आपको 10-20% आइडिया है कि ये प्रश्न इससे रिलेटेड है और इसमें ये विषय वस्तु है, ये कंटेंट है, तो आप उसको पैराग्राफ में लिखकर भी डील कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में लिखकर भी डील कर सकते हैं, ताकि एक ठीक ठाक सी विचारधारा हम वहां लिख सकें, ठीक ठाक से आर्ग्यूमेंट वहां पर लिख सकें। तीसरा, इसी में अगर हमको मतलब मान लो इतना आइडिया है तो हम करें, और फिर अगर हमको धीरे धीरे पॉइंट बन रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि किसी प्रश्न में ऐसा लगता है ये तो ज्यादा हमको आता नहीं है, तो हम एक लंबा खींचना उसको शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ पॉइंट हम सवाल को लिखने लगते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे हमको याद आने लगते हैं, तो उनको हाईलाइट कर दें आप, कैसे भी गोला बना के या कैसे भी, लेकिन वो अच्छे पॉइंट यहाँ दिखने चाहिए। जैसे 4-5 पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिए, तो इस तरह के सवालों में ये 2-3 तरीके से हम बच सकते हैं। ठीक, पेपर थर्ड अगर टफ आएगा तो बहुतों के लिए दिक्कत होती है, इजी आएगा तो भी ये बहुतों को हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इस बार संभावना बनती है कि थोड़ा बहुत मॉडरेट पूछे या इजी पूछे, तो अगर इजी भी पूछेगा तब भी ये पेपर डिफरेंस क्रिएट करेगा, मतलब इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जैसे हमने टेस्टों में देखा है कि अगर हमने इजी पेपर दिया है तो कईयों के 95, 92, 150 में से 150 में से खूब नंबर आए हैं, क्योंकि मैथ्स है और कई चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी की हैं, तो उनमें अगर कोई एग्जैक्ट लिखेगा तो उनको नंबर देने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि इजी या मॉडरेट आए, है ना, क्योंकि 2-3 बार से ये काफी टफ आ रहा है। अगर टफ आएगा, टफ आता है, तो जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनमें पूरा दम लगाएं। जो प्रश्न बन ही नहीं रहे हैं, मैं ये आपको टॉपर्स के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि अगर जो हमसे बन ही नहीं रहे हैं उन पर समय और एनर्जी खराब ना करें, और जिनमें थोड़ा बहुत आइडिया है उनमें खूब समय देकर मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, नंबर को मैक्सिमाइज करें खूब समय देकर, जो हमसे
थोड़े बहुत बन रहे हैं या जिनमें हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, तो आप इसमें बहुत सेलेक्टिव चलें। अगर आपसे नहीं बन रहा है एंट्रोपी जैसे सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उसको टच ना करें, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो वहां समय लेकर अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और नंबर को मैक्सिमाइज करें। इजी आता है तब आपके लिए दिक्कत ज्यादा है, तब आपकी एरर करने की संभावना बिल्कुल 0 होनी चाहिए, क्योंकि सब स्कोर करेंगे तो अपने को भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए उसमें। मैथ्स के प्रश्न बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई बच्चों की ऐसी भी क्षमताएं हैं कि वो 30 में से 25 प्लस ले आते हैं और कई तो 30 में से 30 भी लाते हैं अगर पेपर थोड़ा इजी रहे तो मैथ्स वाले प्रश्न में 2 चीजें होती हैं, या तो हमको पहले सवाल पढ़ के लग जाता है कि इजी है ना, इजी है और हमसे बनेगा, या बहुत टफ सा लगता है कि नहीं इसका कोई कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है, ठीक है। और एक सिचुएशन होती है बीच वाली या मॉडरेट वाली कि देखेंगे सॉल्व करेगा तो देखेंगे बनता है या नहीं बनता है। इजी है तब तो हम एक मन में ही या पीछे रफ में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लें, मतलब 5-10-15 सेकंड का कैलकुलेशन करके देख लें कि ये सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। 5 मार्कर में और 11 मार्कर में मैं बता रहा हूं, 3 मार्कर में तो छोटा ही होता है तो वो तो हम सीधा ही कर सकते हैं, पर 5 और 11 में हम थोड़ा सा पीछे 5-10 सेकंड लगा के एक रफ सी कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बीच में जाके उलझ जाते हैं। मैथ्स का सवाल इसलिए रिस्की है, अगर बीच में जाके आप उलझे तो और नंबर आपका फाइनल उत्तर नहीं आया तो नंबर 0 ही मिलना है और हमारा बहुत सारा समय भी चला जाता है। तो आप पहले थोड़ा सा 10-15 सेकंड देखें और ये तय कर लें कि ये प्रश्न मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ मैथ्स में ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे, कई एग्जाम्पल में वहां कॉपी में देखता हूं कि वो उलझ गए उन प्रश्नों में, समय भी गया, 2-3 सवालों का समय चला गया। लोभ उनको ये था कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इसलिए वो निरंतर प्रयास करते रहे, पर अंततः उनके उत्तर गलत आए तो फिर वो नंबर भी वहां नहीं मिला। मैथ्स में एक और बात है, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा आंसर तो ठीक है लेकिन फिर भी मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले या बहुत कम नंबर मिले, तो आप प्रोसेस पे भी ध्यान दें और प्रोसेस को स्पेशली 11 मार्कर और 5 मार्कर में तो ठीक ठाक लिखें, चूंकि इसलिए ये ऐसा वैसा, ये तो प्रोसेस या जो स्टेप्स होती है ना मैथ्स में, उनको अच्छे से आप लिखें ताकि पूरा क्लियरिटी से पता चले कि आंसर कैसे आया है। आप ऐसा नहीं कि केवल आंसर आ गया है उस आधार पे नंबर आपको मिलेंगे। हाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर प्रोसेस ठीक है पर आंसर गलत आ गया है, तो वो उसके आधार उसका स्वयं विवेक है चेकर का, वो चाहे तो नंबर दे और चाहे तो नंबर ना दे, ठीक। तो मैथ्स में ये है। तो पेपर 3 के बारे में लगभग हो गया है। पेपर जैसे मैं अगर बात करूं पेपर फर्स्ट, तो इसमें ये ट्रेंडी है कि हिस्ट्री में 4-5 या इसके आसपास 4-5 3 मार्कर ऐसे आते हैं कि थोड़े से डेप्थ में पूछता है, तो उनसे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो किसी से बनते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और नहीं बनते हैं तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो। आप हिस्ट्री के सवालों में 11 मार्कर वगैरह में जहां भी आपको मैप की संभावना दिखती है, जो उस सिचुएशन का, जो उस कंटेम्परेरी सिचुएशन का एक आइडिया दे सकता है, वो आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और फैक्ट आप कहीं भी ना चूके लिखने में, केवल फैक्ट ही लिखें ये नहीं, लेकिन जहां आप कुछ आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं वहां कम से कम 1-2 फैक्ट आपके प्रश्नों में दिखने चाहिए। जैसे ही हम चेक करते हैं तो 5 मार्कर 11 मार्कर, तो जो अलग से फैक्ट होते हैं वो क्लियर दिख जाते हैं कि ये फैक्ट है, और वो मतलब नजर वहां चली जाती है और उससे आंसर की ऑथेंटिसिटी या उत्तर थोड़ा हमारा अन्य से अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल करें हिस्ट्री में। ज्योग्राफी का पूरा खेल ही डायग्राम
का है। कई बच्चे जैसे 5 मार्कर में और 11 मार्कर में छोटे छोटे डायग्राम बना देते हैं। जैसे मान लो चट्टानों का निर्माण है ना, चट्टानों का निर्माण। अब किसी ने कहा कि अपरदन से, तो लोग वहां परतदार चट्टान का छोटा सा डायग्राम लिख के अवसादी लिख देते हैं, है ना। और जैसे कई ने कहा कि ज्वालामुखी या लावा से, तो कुछ बच्चे जैसे मैग्मा, मतलब ऐसा इस तरह का बना देते हैं फ्लो की मैग्मा, लावा और आग्नेय चट्टान। जैसे यहां पर मान लो इस तरह का आया, तो एक फ्लो चार्ट टाइप कैसा, मैग्मा, लावा और आग्नेय चट्टान, है ना। तो इस तरह का, और प्राथमिक चट्टान और इस तरह का। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम जहां सुटेबल है, ऐसा नहीं कि लाइन लगा दे, इनकी इतना टाइम भी नहीं रहता है, पर अगर पूरे 11 मार्कर में 1-2 दिख जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, 5 मार्कर में 1 दिख जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप ज्योग्राफी में कोशिश करें कि इस तरह का। जीपीएस जीआईएस वाले में टर्म्स पे ध्यान दें, क्योंकि अभी भी जब अपन पढ़ेंगे या पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो कुछ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें और वो टर्म्स डालने का प्रयास करें, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट के बारे में एक थोड़ा सा रफली सा है। पेपर 2 में करंट अफेयर के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दे सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 4 में करंट अफेयर से एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आ सकते हैं, सबसे ज्यादा। चाहे आप एथिक्स में कहीं भी लिंक करो, जैसे हाल ही में संसद में अटैक हुआ, जो धुआं का अटैक था, तो वो जो स्मोक बॉम्ब थे, तो उस तरह का एग्जाम्पल कहीं सुटेबल हो, अभी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कहीं कुछ सुटेबल हो, वो सब एग्जाम्पल। तो ये मुझे लगता है पेपर 2 और पेपर 4, इनमें आप करंट अफेयर से बहुत एडवांटेज ले सकते हैं और लोगों से 10 से 15 नंबर आप ज्यादा जा सकते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे जो एमपीपीएससी में शिफ्ट हुए हैं, उनकी कॉपी में हमको जनरली ये देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल इतना बढ़िया और सुटेबल होता है कि मतलब एक चेक करते करते जो बोरियत सी आती है ना, वो एकदम माहौल चेंज हो जाता है और एग्जामिनर या हम लोग खुश होते हैं और वहां नंबर देना ही पड़ता है, या अनायास ही नंबर अच्छे आते हैं, हम देते हैं। तो उस तरह का माहौल अपन को भी अपनी कॉपी में बनाना है। तो पेपर 2 और पेपर 4 में अगर आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज है कि मुझे कोई भी एग्जाम्पल और ये सब याद करके लिखना है, तो आपको जरूर 1-2 एग्जाम्पल याद आएंगे। इसमें कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर स्पीड का ही इशू रहता है, हम पूरा कर देंगे, यही बड़ी बात है। तो एग्जाम्पल और उन सब में तो याद करने का मतलब क्या, मतलब उतना स्कोप नहीं रहता है। लेकिन देखो जैसे आपने इतने टेस्ट लिखे हैं, है ना, आपने इतने टेस्ट लिखे हैं, इतनी प्रैक्टिस की है, तो अब ये बात नहीं है, अब ये बात वैलिड नहीं है कि आपको कोई स्पीड का इतना इशू है या आपको वो याद नहीं आएंगे। बस आप बैक ऑफ माइंड इतना भी याद रखें कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन का डालना है, ठीक है। तो ये आपको अपने आप ही वो सोचने के प्रोसेस में क्योंकि वहां दिमाग हमारा इतना तेज चलता है और इतना फ्लो में होता है कि खूब बैक ऑफ माइंड, खूब कैलकुलेशन चलती रहती है। और अगर हम जिस डायरेक्शन में दिमाग को चलाते हैं कि हमको कुछ नए एग्जाम्पल, सुटेबल डायग्राम वहां पर बनाने, तो वो माइंड सजेस्ट करता है। तो बस सिर्फ आप बैक ऑफ माइंड इतना ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर ने अभी प्री के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर तो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। दूसरा, कई बच्चे अब भी ऐसे आए हैं जिनका स्पीड का इशू है। तो स्पीड में मेरा मतलब ये कहना है लास्ट में कि आप जिस प्रश्न में, जैसे मैंने स्पीड में लगभग 70% बच्चों का स्पीड कम इसलिए देखा कि वो बहुत ज्यादा कंटेंट लिखते हैं, ज्यादा कंटेंट लिखते हैं। जैसे जो सवाल उनको सही से बना, जो सवाल सही से बन रहा है या आ रहा है, उसमें वो लगभग 1.25 टाइम्स यानी कि 25% 30% एक्स्ट्रा कंटेंट लिख देते हैं और आंसर पैक्ड लगता है पूरा। तो वो उस सवाल के लिए भी ठीक नहीं है और ओवरऑल नंबर के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप
ज्यादा लिखने की बजाय आप जो काम के पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को लिखें और उसको ज्यादा इलोबरेट ना करें। आंसर को खुला खुला आप दिखाएं, मतलब एकदम बहुत पैक्ड कॉपी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर एकदम खुला खुला होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कॉपी विजिबिलिटी और पढ़ते समय कॉपी को आसानी से हम पढ़ लें। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रश्न के अनुसार लिखा है और जो पॉइंट लिखे हैं, जो आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, वो आसानी से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बस ये 2 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिनका स्पीड का इश्यू है, आप अपने जो उत्तर हैं, जो आपने पहले आप लिखते हैं और भावनाओं में बहके और ज्यादा कंटेंट लिखते हैं, उसको कंट्रोल रखें। आप कंटेंट कम करके और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड कम है तो, और तभी आपके नंबर मैक्सिमम भी आएंगे। आप एक आंसर में कितना भी ज्ञान भर दो, एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, तो आपकी स्पीड मतलब कॉम्प्रोमाइज, मतलब आपका स्पीड का कोई इश्यू नहीं रहेगा और आप पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर आपकी स्पीड रियल में कुछ ज्यादा कम है और उस तरह का नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ मतलब आप ग्रामर का उपयोग ना करें, है ना। आप व्याकरण शब्दों को, जो जोड़ने वाले शब्द हैं, उनका उपयोग ना करें और आप सीधा जो पूछा है, जैसे मान लो गरीबी के कारण, है ना, गरीबी के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो आप सीधा लिखें बस, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का असमान वितरण, है ना, बेरोजगारी, इस तरह का आप सीधा सीधा पॉइंट लिखें और 1-2 में आप कुछ फैक्ट डाल दें बस, है ना। मतलब आपकी कॉपी साइड से खाली भी रही, जैसे आपने यहां इस तरह का पॉइंट लिखा, ये इस तरह के पॉइंट लिखे और यहां आपकी कॉपी खाली भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर अपनी स्पीड कम है और हम ज्यादा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो अंतिम समय में आप बहुत शॉर्ट में लिख के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभाव उतना ही जाता है। अब जैसे आपने लिखा जनसंख्या वृद्धि, तो ब्रैकेट में आप कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे 1950 से और 81 विस्फोटक काल कहा जाता है ना, एक ऐसे 2 एग्जाम्पल दे दिए पूरे में, तो बहुत ही सही है, बहुत सही, है ना। और बाकी आप बेरोजगारी, ऐसे एक शब्द में आपने पूरा खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा कम कंटेंट लिख के, ग्रामर को स्केप करके, ग्रामर को नहीं लिखकर, जो वाक्य जोड़ते हैं पूरा वाक्य नहीं बनाकर काम चला सकते हैं बहुत अच्छे से, और कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने अगर पॉइंट अच्छे बनाए तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो स्पीड का ये दिक्कत है ना, स्पीड का लास्ट में हम ये कर सकते हैं, अगर कोई का स्पीड अभी भी कम है तो ग्रामर को स्किप कर दें, ग्रामर ना लिखें। दूसरी बात, अगर हमारा ऐसा है कि 1-2 सवाल छूट रहे हैं, तो हम कंटेंट कम लिखें, जो हम प्रारंभ में जो उड़ेलने लगते हैं ना प्रश्नों में, वो कंटेंट हम लिमिटेड रखें। ठीक है, और काम के पॉइंट लिखें, जो सेंटेंस जोड़ने वाले हैं उन सबको हम स्किप करें। ठीक है, आप निबंध के पेपर में, ऐसे के पेपर में कंफर्म आप पहले 5 से 7 मिनट फ्रेमिंग करेंगे ही करेंगे। फ्रेमिंग करनी है, मतलब क्या क्या पॉइंट उसमें आएंगे ये रफ में हमको लिखना है पहले ऐसे में। पहले ऐसे में जब आप ये निबंध में, पहले निबंध में ऐसा कर लोगे, तो सेकंड निबंध आपका अपने आप ही फ्लो में बन जाएगा। तो पहले निबंध में आप ये करें, इसमें 5-7 नंबर का फर्क आपको पड़ सकता है। तो यही मोटा मोटा हमारी तरफ से है। आपको अब बहुत कंसंट्रेट होके और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। आपने जितना भी इस परीक्षा के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए पढ़ा है, उसको समेटने का प्रयास आपको करना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहें, आपकी जैसी भी राइटिंग है, जैसी भी आपकी स्पीड है, बस आप काम के पॉइंट थोड़ा दूर, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो दूर लिखें, ताकि विजिबिलिटी रहे, पढ़ने में आसानी रहे। बस आप आपकी कॉपी आसान बनाकर आ जाएं और सिर्फ काम के पॉइंट उसमें लिखें। मैं आप
आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कई ऐसे बच्चों का मैंने खूब अच्छी रैंक आते देखा है जिनकी राइटिंग ठीक नहीं आती है, पर उन्होंने मैनेज की है कॉपी। तो हमको यहाँ कॉपी मैनेज करना है। अब लास्ट में राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे अपन काम नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हमको बैठ के और पूरा समेटना है, ठीक है। आप अनावश्यक एग्जॉस्ट ना हो एग्जाम के दौरान, जैसे कम घंटे सोना, बहुत ज्यादा पढ़ना, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये माइंड चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खूब 6-7 घंटे की नींद आपको लेना ही लेना है, नहीं तो आपका पेपर 3rd 4th तक आते आते, और स्पेशली पेपर 3rd में लोड भी ज्यादा रहता है क्योंकि पूरा रिवाइज करना है, पेपर भी थोड़ा टिपिकल रहता है, ठीक है। तो वहां जाते जाते कई बच्चे थोड़े से धराशायी हो जाते हैं और वो अपनी क्षमता के अनुसार नहीं प्रदर्शन कर पाते। तो मेरा निवेदन है कि आप पूरी एग्जाम में ऊर्जावान तो बने रहें। 6-7 दिन तो आप एकदम बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करें। आप 6-7 घंटे सोने में दें, लेकिन बाकी 4-5 घंटे जो भी रिवीजन में दे रहे हैं वो प्रभावी रिवीजन करें, मतलब एकदम जल्दी और कॉन्सेंट्रेट होते हुए। ऐसा बिल्कुल ना सोचें इसकी डेप्थ में जाना है, इसको ये देखना है वो देखना, कतई नहीं। आप मन को चीजों को मतलब रिवाइज करते रहें, देखते रहें, और ये आत्मविश्वास रखें कि अपन ने पढ़ा है और वहां अगर ये सवाल आया तो हमको जरूर याद है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी लास्ट टाइम में हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं या ऑफिस में मिलने आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा, हमको बैठ के सिर्फ रिवाइज करना है। अब कोई ज्ञान मंडप नहीं, कोई इनपुट नहीं। जो हमारी कॉपी है, जो अब तक हमने तैयारी किया है, उसके अनुसार हमको बेस्ट वहां करके आना है, ऑप्टिमाइज करनी है चीजों को। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप बस आत्मविश्वास बनाए रखें, आप बहुत अच्छा करेंगे।